इमरान साहब, क्या ये ज़रूरी है कि हम हार्टन से मिलने के लिए वुड हाउस जाएं? हम बराह रास्त ग्रीनफील्ड जंगल के वस्त में मौजूद डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर तक भी तो पहुंच सकते हैं। सफदर ने इमरान से मुखातिब होकर कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि वहां मौजूद सब लोग सोए पड़े होंगे? वो इंतहाई खुन्ना जंगल है और वहां न जाने हमारे इस्तकबाल के लिए किस किस्म के इंतजामात किए गए हों। इसलिए हमारा हार्टन से मिलना इंतहाई ज़रूरी है। इमरान ने खुश्क लहजे में जवाब देते हुए कहा तो सबने इस बात में सर हिला दिए। हमारी तादाद के बारे में भी वहां इतला पहुंचा दी गई होगी, जोलिया ने कहा, और ये भी हो सकता है कि रास्ते में कहीं पर अचानक हम पर फायर खोल दिया जाए, क्योंकि अब उन्हें हमारे बारे में मालूम हो चुका है, सफदर ने कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है सफदर, इसलिए वहां मैं जॉर्डन और वुडसन के साथ जाऊंगा। तुम सब इस वुड हाउस से बाहर ही रहोगे ताकि हम पर वहां कोई कार्रवाई हो तो तुम उसे संभाल सको, इमरान ने कहा। नहीं इमरान साहब, इस तरह मामलात ज्यादा बिगड़ सकते हैं। हमें इकट्ठा ही रहना होगा। ये और बात है कि हम देख कर चलें ताकि बैक वक्त हमें निशाना न बनाया जा सके, सफदर ने कहा, और फिर सब ने उसकी तायीद कर दी तो मजबूरन इमरान को भी हाँ करना पड़ी। और फिर इमरान जोलिया, जॉर्डन और वुडसन के साथ रहा, जबकि बाकी साथी अलहदा चले गए। लेकिन उसके बावजूद वो सब बड़े चौकन्ना नजर आ रहे थे। लेकिन रास्ते में कहीं भी उन पर किसी किस्म का कोई हमला ना हुआ और वो जंगल में मौजूद दरख्तों के तख्तों से बनी हुई एक बड़ी सी इमारत के सामने पहुंच गए। गेट पर वुड हाउस की प्लेट भी मौजूद थी। गेट बंद था। कैप्टन शकील, तुम्हारे पास बेहोश कर देने वाली गैस का पिस्टल मौजूद है। साइड पर जाकर अंदर गैस कैप्सूल फायर कर दो, इमरान ने कहा तो कैप्टन शकील सर हिलाता हुआ साइड की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद कैप्टन शकील वापस आ गया। मैंने 5 कैप्सूल अंदर फायर कर दिए हैं, लेकिन इस इमारत की 4 दीवारी न सिर्फ खासी ऊंची है बल्कि उस पर खारदार तारों का जाल भी मौजूद है, जिसमें बिजली की तारें भी नजर आ रही हैं, कैप्टन शकील ने वापस आकर कहा। कटर तो होगा यहाँ, इमरान ने कहा। हाँ, लेकिन क्या यह जरूरी है कि वहां से गुजरा जाए? हम गेट पर चढ़कर भी अंदर कूद सकते हैं, जोलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। यहाँ यकीनन साइंसी इंतजामात होंगे और गेट हमारी मौत का जरिया बन सकता है। आओ, अब गैस के असरात खत्म हो चुके होंगे, इमरान ने कहा। आप यहीं ठहरे, मैं और कैप्टन शकील जाकर अंदर चेक करके फाटक खोलते हैं, सफदर ने कहा। और फिर इससे पहले कि इमरान कोई जवाब देता, वो दोनों तेज तेज कदम उठाए साइड रोड की तरफ बढ़ते चले गए। फिर तकरीबन 20-25 मिनट के बाद छोटा फाटक खुला और सफदर बाहर आ गया और उसने हाथ हिलाकर इशारा करके उन्हें आने के लिए कहा। आओ, इमरान ने अपने साथियों से कहा और वो सब तेजी से फाटक की तरफ बढ़ते चले गए। इमरान साहब, आपका ख्याल दुरुस्त था। यहाँ वाकई खासे साइंसी इंतजामात किए गए थे, लेकिन मैंने तमाम मशीनें ऑफ कर दी हैं, सफदर ने कहा। मशीनें कहाँ हैं? इमरान ने चौंक कर कहा। एक कमरे में 4 मशीनें मौजूद हैं जो बाकायदा काम कर रही थीं, लेकिन इस इमारत में सिर्फ 10 अफराद हैं, जिनमें से 4 मुसल्लह मुहाफिज थे। अलबत्ता एक आदमी इन मशीनों वाले कमरे में एक कंट्रोलिंग मशीन के सामने मौजूद था और बाकी सब अंदर मौजूद थे, सफदर ने उनके साथ अंदर की तरफ जाते हुए कहा। इसका मतलब है कि हमें अंदर से चेक किया जा रहा था। फिर तो उन्हें मालूम हो जाना चाहिए था कि तुमने बाहर से अंदर बेहोश कर देने वाली गैस के कैप्सूल फायर किए हैं, इमरान ने कहा। मेरा ख्याल है कि जब तक हम मखसूस रेंज में ना आते होंगे वो चेक न कर सकते होंगे और गैस का उन्हें ख्याल ही ना आया होगा, सफदर ने कहा। और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद इमरान उस कमरे में दाखिल हुआ जहां मशीनें मौजूद थीं।
लेकिन अब इन सब को फायरिंग करके तबाह कर दिया गया था। कैप्टन शकील वहां मौजूद था। एक तरफ एक मुस्ततील शक्ल की मशीन मेज पर रखी हुई थी और उसके सामने बाजुओं वाली कुर्सी पर हार्टन पड़ा था। उस मुस्ततील शक्ल की मशीन को भी फायरिंग करके तबाह कर दिया गया था। उसे यहाँ से उठाकर ऊपर ले चलो और रस्सी वगैरह तलाश करके उसे बांध दो, इमरान ने कहा तो सफदर ने आगे बढ़कर उस हार्टन को उठाकर कंधे पर लादा और फिर वो सब उस कमरे से बाहर आ गए। बाकी अफराद को ऑफ कर दो, इमरान ने कहा तो तनवीर तेजी से एक और कमरे की तरफ बढ़ गया। बड़े कमरे में आकर सफदर ने हार्टन को एक कुर्सी पर डाला, जबकि इस दौरान वुडसन रस्सी का एक गुच्छा उठाए उस बड़े कमरे में दाखिल हुआ। वो शायद रस्सी तलाश करने चला गया था। फिर सफदर ने वुडसन की मदद से हार्टन को कुर्सी के साथ रस्सी से अच्छी तरह बांध दिया। एंटी गैस भी है या नहीं, इमरान ने जो इस दौरान कुर्सी पर बैठ चुका था मुस्कुराते हुए कहा। जी हाँ, मौजूद है, सफदर ने कहा और उसके साथ ही उसने जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली, उसका ढक्कन हटाया और शीशी का दहाना हार्टन की नाक से लगा दिया। चंद लम्हों बाद उसने शीशी हटाई और उसका ढक्कन बंद करके उसने शीशी को जेब में डाल लिया। इस दौरान जोलिया इमरान के साथ दूसरी कुर्सी पर बैठ चुकी थी, जबकि जॉर्डन और वुडसन इमरान की कुर्सी के पीछे खड़े थे। सफदर, तुम बाकी साथियों के यहाँ मुकम्मल तलाशी लो, शायद कोई खास बात सामने आ जाए, इमरान ने कहा तो सफदर सर हिलाता हुआ बाहर चला गया, जबकि तनवीर और कैप्टन शकील पहले ही बाहर थे। थोड़ी देर बाद उस आदमी के जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने लगे और उसने कराते हुए आंखें खोल दी और उसके साथ ही उसने लाशऊरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है बंधे हुए की वजह से वो सिर्फ किस्मसाकर ही रह गया था। ये क्या मतलब? तुम कौन हो? तुम अंदर कैसे आ गए? ये मुझे क्यों बांध रखा है? हार्टन ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। उसके चेहरे पर यकलख्त मौत की सी जर्दी फैल गई थी। ओह ओह इमरान, तुम? लेकिन तुम अंदर कैसे आ गए और जिंदा कैसे नजर आ रहे हो? हार्टन ने और ज्यादा हैरत भरे लहजे में कहा। हमने पहले बाहर से बेहोश कर देने वाली गैस अंदर फायर की और फिर अंदर आ गए, इमरान ने जवाब दिया। नहीं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि तुम जिंदा सलामत अंदर दाखिल हो जाओ? नहीं, चार दीवारी के ऊपर तो CLD गैस 20 फुट की हद तक मौजूद है और दीवारों और फाटक में हाई पावर का करंट दौड़ रहा है। चाहे अंदर कैसे भी हालात हों, तुम तो किसी भी सूरत जिंदा अंदर ना आ सकते थे। हार्टन की हालत वाकई शिद्दत से खासी खराब नजर आ रही थी। हम गटर के रास्ते अंदर आए हैं और फिर हमने तुम्हारी मशीनरी तबाह कर दी। इस तरह हम जिंदा सलामत तुम्हारे सामने मौजूद हैं, इमरान ने कहा तो हार्टन इस तरह तेजी से आंखें टिपकाने लगा जैसे उसकी आंखों में किसी ने रेत डाल दी हो। गटर के रास्ते? गटर कह रहे हो? को क्या मतलब? हार्टन की हालत देखने वाली हो रही थी। हम बाहर से गटर में दाखिल हुए और गटर के किनारों पर चलते हुए अंदर वाले रास्ते में पहुंच गए। वहां लोहे की सीढ़ियां मौजूद थी। हम ऊपर चढ़े, फिर ढक्कन उठाकर बगैर किसी गैस और इलेक्ट्रिक करंट का शिकार हुए वुड हाउस के अंदर पहुंच गए। तुमने बाहर से आने वालों को रोकने के लिए मशीनें लगा रखी थीं, अंदर वालों के लिए तो कोई मसला न था। तुम और तुम्हारे आदमी पहले ही गैस से बेहोश पड़े हुए थे। हमने मशीनें तबाह कर दी और साथ ही तुम्हारे आदमियों को हलाक कर दिया और तुम्हें मशीन रूम से उठाकर यहाँ ले आए और रस्सियों से बांधकर अब तुम्हें होश में लाया गया है, इमरान ने बड़े मासूम से अंदाज में तफसील बताते हुए कहा। ओह, ऐसा भी हो सकता है? मुझे तो कभी ख्याल ही ना आया था। ओह, वाकई ऐसा मुमकिन था। बहरहाल अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब तो तुम आ ही गए हो, लेकिन अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? हार्टन ने कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। तुमने एंड्रस और उसके ग्रुप को हमारे खिलाफ पॉइंट 6 पर मिसाइल गनों समेत ला खड़ा किया था और अब पूछ रहे हो
کہ ہم تم کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، ہارٹن نے کہا۔ وڈسن، عمران نے گردن موڑ کر اپنے سیاہ فام ساتھی وڈسن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یس، وڈسن نے جواب دیا۔ اس کی ایک آنکھ نکال دو، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ اوکے سر، وڈسن نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ بڑے جارحانہ انداز میں ہارٹن کی طرف بڑھنے لگا۔ رک جاؤ، رک جاؤ، میری آنکھ مت نکالو، رک جاؤ، میں بتاتا ہوں، ہارٹن نے خوف زدہ ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے قریب کھڑے ہو جاؤ وڈسن، جیسے ہی میں اشارہ کروں اس کی ایک آنکھ نکال دینا، عمران نے کہا۔ یس سر، وڈسن نے کہا۔ سنو ہارٹن، اب تک تم سے نرم انداز میں تفصیلی گفتگو اس لیے کی جا رہی تھی کہ تم ذہنی طور پر سنبھل جاؤ۔ اب تم ذہنی طور پر سنبھل گئے ہو، اس لیے اب اگر تم نے ہماری باتوں کا غلط جواب دیا تو مجھے فوراً معلوم ہو جائے گا، اور پھر پہلے تمہاری آنکھ نکالی جائے گی، پھر ناک اور کان کاٹے جائیں گے، پھر بازو کی ہڈیاں توڑی جائیں گی، اور آخر میں ٹانگوں کی ہڈیاں، اور یہ دونوں سیاہ فام دیو اس کام میں ماہر ہیں۔ تم ایک چھوٹے سے مینڈک ہو، اس لیے ہاتھیوں کی لڑائی کے بیچ مت آؤ۔ تم ایک بار مجھے نقلی فلم دے کر دھوکہ دے چکے ہو، اب دوسری بار دھوکہ دینے کی کوشش کی تو تمہارے جسم سے روح بعد میں نکلے گی، پہلے تمہارا خوفناک حشر ہوگا، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ ہارٹن نے کہا۔ ہمیں اپنے ساتھ ڈارک ہارٹ کے ہیڈ کوارٹر لے چلو، اور بس، عمران نے کہا۔ میں ہیڈ کوارٹر کے بارے میں نہیں جانتا، اور نہ میں کبھی ہیڈ کوارٹر گیا ہوں، ہارٹن نے بڑے بااعتماد لہجے میں کہا۔ وڈسن، عمران نے کہا تو دوسرے لمحے کمرہ ہارٹن کے حلق سے نکلنے والی انتہائی کربناک چیخ سے گونج اٹھا۔ وڈسن نے انتہائی پھرتی سے ایک ہاتھ اس کے سر پر رکھا، اور پھر اس سے پہلے کہ ہارٹن کچھ کہتا، اس نے اپنی انگلی اس کی آنکھ میں کسی نیزے کی طرح مار دی، اور کمرہ ہارٹن کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا۔ وڈسن نے اپنی انگلی کو ہارٹن کے لباس سے صاف کیا، جبکہ ہارٹن انتہائی تکلیف کی وجہ سے دائیں بائیں سر بری طرح پٹک رہا تھا۔ تمہارے پاس خنجر ہے تو اسے نکال لو، اور اب اگر یہ دوبارہ جھوٹ بولے تو اس کی ناک جڑ سے کاٹ دینا، عمران نے کہا۔ یس سر، وڈسن نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک تیز دھار خنجر نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ میں بتاتا ہوں، مجھے مت مارو، تم بہت ظالم ہو، ہارٹن نے رک رک کر کہا۔ آخری موقع دے رہا ہوں، اس کے بعد وڈسن کا خنجر حرکت میں آ جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ کرنل رچرڈسن سے تمہارا رابطہ کیسے ہوتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ٹرانسمیٹر کے ذریعے، ہارٹن نے جواب دیا۔ کہاں ہے ٹرانسمیٹر؟ عمران نے کہا۔ تو ہارٹن نے مشین روم کی ایک الماری کے بارے میں بتا دیا۔ جارڈن، جا کر ٹرانسمیٹر لے آؤ، عمران نے دوسرے سیاہ فام سے کہا۔ تو جارڈن سر ہلاتا ہوا تیزی سے مڑا اور اس کمرے سے باہر چلا گیا۔ کیا فریکوینسی ہے اس کی؟ عمران نے کہا۔ عمران کے کہنے پر ہارٹن نے فریکوینسی بتا دی۔ تھوڑی دیر بعد جارڈن ایک چھوٹا لیکن جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس نے ٹرانسمیٹر عمران کے ہاتھ میں دے دیا۔ کیا کرنل رچرڈسن جانتا ہے کہ تم نے ہمیں ہلاک کرنے کے لیے اینڈرس گروپ ہائر کیا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، ہارٹن نے جواب دیا۔ اوکے، تم کرنل رچرڈسن کو بتاؤ کہ اینڈرس اور اس کے ساتھیوں نے پاکیشیاؤں پر حملہ کیا اور پاکیشیائی ہلاک ہو گئے، لیکن مقابلے میں اینڈرس کے ساتھی بھی ہلاک ہو گئے ہیں،
اور صرف اینڈرس بچا ہے، لیکن باقی شیعوں کی لاشیں وہ وہاں سے اٹھا لایا ہے، عمران نے ہارٹن سے کہا۔ لیکن اگر اس نے لاشیں طلب کر لیں تو پھر؟ ہارٹن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ بے فکر رہو، ہم کرنل رچرڈسن سے ملاقات کے لیے لاشوں میں تبدیل ہو جائیں گے، عمران نے کہا۔ اوکے، ٹھیک ہے، جیسے تم کہو، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ہارٹن نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا تو عمران نے ٹرانسمیٹر پر وہ فریکوینسی ایڈجسٹ کی جو ہارٹن نے بتائی تھی، اور پھر اس نے ٹرانسمیٹر جارڈن کی طرف بڑھا دی۔ جارڈن ٹرانسمیٹر اٹھائے کرسی پر بندے بیٹھے ہارٹن کے پاس پہنچ گیا اور اس نے اسے آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، ہارٹن کالنگ اوور۔ ہارٹن بار بار کال دینے لگا۔ یس، کرنل رچرڈسن اٹینڈنگ یو اوور۔ چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر سے کرنل رچرڈسن کی آواز سنائی دی۔ خوشخبری چیف، باقی شیعی ایجنٹوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، اوور، ہارٹن نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا واقعی؟ اوور، دوسری طرف سے یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا گیا۔ یس چیف، ان کی لاشیں یہاں ووڈ ہاؤس میں میرے سامنے پڑی ہوئی ہیں۔ ان کی تعداد 7 ہے، ایک عورت اور 6 مرد۔ ان میں 2 مقامی دیو ہیکل حبشی بھی ہیں، اوور، ہارٹن نے کہا۔ اوہ، پوری تفصیل بتاؤ، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ چیف، ان لوگوں کی پوائنٹ 6 سے جیسے ہی روانگی ہوئی، ہمیں ان کی جیپ اور ان سب کے بارے میں مکمل تفصیلات مل گئیں۔ میں نے یہاں کے ایک معروف گنڈے اینڈرس کو کال کر کے اسے کہا کہ وہ اپنے گروپ سمیت کراسکا سے باہر راستے پر پکٹنگ کرے، اور جیسے ہی جیپ وہاں پہنچے ان پر میزائل فائر کر دیے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن یہ لوگ سڑک کے راستے سے نہ آئے بلکہ ایک اور راستے سے اندر داخل ہوئے، لیکن اینڈرس کو ان کے بارے میں اطلاع مل گئی۔ چنانچہ اینڈرس نے اپنے گروپ سمیت اچانک ان پر فائر کھول دیا۔ انہوں نے مقابلہ کیا، اینڈرس کے 10 افراد ہلاک ہو گئے، لیکن وہ ان 7 افراد کو ہلاک کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے، اور پھر وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی لاشیں بھی اٹھا لایا، اور یہ لاشیں اس وقت میرے سامنے پڑی ہوئی ہیں، اوور، ہارٹن نے کہا۔ تم کہاں سے کال کر رہے ہو، اوور، کرنل رچرڈسن نے پوچھا۔ اپنے خاص اڈے ووڈ ہاؤس سے، اوور، ہارٹن نے کہا۔ کیا یہ اصل چہروں میں ہیں یا میک اپ میں ہیں، اوور، کرنل رچرڈسن نے پوچھا۔ مقامی میک اپ میں ہیں یہ لوگ چیف، اوور، ہارٹن نے جواب دیا۔ تم ان کے چہرے واش کرا کر انہیں کار میں ڈال کر گرین فیلڈ جنگل کے سرخ پتوں والے درختوں کے جھنڈ میں لا کر چھوڑ جاؤ۔ وہاں سے میرے آدمی انہیں اٹھا لیں گے۔ میں ایک بار خود ان کی لاشیں دیکھنا چاہتا ہوں، اوور، کرنل رچرڈسن نے کہا۔ یس چیف، لیکن آپ اپنا وعدہ نہیں بھولیں گے، اوور، ہارٹن نے کہا۔ تم بے فکر رہو، تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ ہر صورت میں پورا ہوگا، اوور، کرنل رچرڈسن نے کہا۔ تھینک یو چیف، ہارٹن نے کہا۔ اور سنو، ٹرانسمیٹر ساتھ لے آنا۔ سرخ پتوں والے درختوں کے پاس کار چھوڑ کر تم نے مجھے کال کر کے بتانا ہے، اور پھر تم واپس چلے جاؤ گے، اوور، کرنل رچرڈسن نے کہا۔ یس چیف، حکم کی تعمیل ہوگی، اوور، ہارٹن نے جواب دیا۔ اوکے، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی جارڈن نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا اور پیچھے ہٹ کر عمران کے قریب کھڑا ہو گیا۔ یہاں کوئی کار موجود ہے، عمران نے ہارٹن سے پوچھا۔ ہاں، ہارٹن نے جواب دیا۔ جارڈن، ہارٹن کی رسیاں کھول دو، یہ ہمارے ساتھ جائے گا اور ہمیں وہاں چھوڑ کر واپس آ جائے گا۔ اور سنو ہارٹن، میں تمہیں زندہ رہنے کا ایک اور موقع دے رہا ہوں،
तुम हमारे साथ वहां जाओगे और जहां कर्नल रिचर्डसन ने कहा है वहां कार रोककर उसे इत्तला दोगे और फिर तुम वापस आ जाओगे। फिर हम जाने, कर्नल रिचर्डसन, इमरान ने कहा। लेकिन मैं कैसे वापस आऊंगा, हार्टन ने कहा। अरे हाँ, एक जीप भी साथ ले लेते हैं। जीप तो तुम्हारे पास होगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ है, हार्टन ने कहा तो इमरान के इशारे पर वुडसन ने आगे बढ़कर हाथ में पकड़े हुए खंजर से उसकी रस्सियां काट दी। शुक्रिया, हार्टन ने मुसरत भरे लहजे में कहा। इमरान उठकर खड़ा हो गया था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और फिर वो सब उस बड़े कमरे से बाहर आ गए। बाहर इमरान के साथी मौजूद थे। वो हार्टन को इस तरह साथ आते देखकर हैरान हो गए। क्या हुआ, सफदर ने कहा और इमरान ने उसे मुख्तसर तौर पर सारी बात बता दी। लेकिन तुमने उसे साथ क्यों ले लिया है? तुम उसकी आवाज और लहजे में भी तो बात कर सकते थे, जोलिया ने कहा। हमें जंगल में सुर्ख पत्तों वाले दरख्तों के सपाट का इल्म नहीं है जिसके बारे में कर्नल रिचर्डसन ने कहा है, और यकीनन उसने वहां निगरानी का कोई बंदोबस्त कर रखा होगा। इसलिए जब ये हमें वहां छोड़कर जीप में वापस आएगा तो निगरानी करने वाले मुतमईन होकर बाहर आ जाएंगे, इमरान ने कहा। लेकिन सफदर ने कुछ कहना चाहा। यस, बस ठीक है, बाकी बातें बाद में होंगी। तनवीर, तुम जीप निकालो। जीप की ड्राइविंग सीट तुम संभालोगे, जबकि तुम अकबी सीट पर सफदर और हार्टन साइड सीट पर बैठेगा। बाकी हम सब कार में होंगे। जीप आगे और कार उसके पीछे चलेगी। इमरान ने हाथ उठाकर सफदर को मजीद बात करने से रोकते हुए कहा। लेकिन जाहिर है कार की ड्राइविंग सीट पर तुम होगे और वो लोग दूर से तुम्हें चेक कर लेंगे, जोलिया ने कहा। मैं नहीं, जॉर्डन कार ड्राइव करेगा। हम सब मकामी मेकअप में हैं, इसलिए जॉर्डन हार्टन का साथी होगा और वो सुर्ख पत्तों के दरख्तों वाले अस्पाट से कार रोककर हार्टन के साथ जीप में सवार होकर वापस आ जाएगा, जबकि हम कार के फर्श पर लाशों के रूप में मौजूद होंगे। फिर जॉर्डन हार्टन का खात्मा करके जीप के बगैर वापस वहां पहुंच जाएगा, इमरान ने कहा। लेकिन इमरान साहब, अगर वाकई निगरानी हो रही होगी तो तनवीर और मैं जीप से उतरकर कार में दाखिल होते हुए चेक कर दिया जाएगा। इस तरह सारा खेल बिगड़ जाएगा, सफदर ने कहा। हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है, तो बताओ कि ऐसी सूरत में क्या किया जा सकता है, इमरान ने कहा। हार्टन इस दौरान जॉर्डन और वुडसन के साथ एक और कमरे में चला गया था ताकि वो उसकी आंख की मरहम पट्टी कर सके। इमरान ने जॉर्डन और वुडसन को उसके साथ भिजवा दिया था। जीप को रहने दें और हार्टन को कार में ही बिठा दें, वो पैदल वापस आ सकता है, सफदर ने कहा। नहीं, इस तरह कर्नल रिचर्डसन और उसके साथी मशकूक हो सकते हैं, क्योंकि ये बात तय है कि कोई आदमी पैदल वहां से वापस नहीं आ सकता। इसलिए जीप तो बहरहाल ले जाना होगी। अलबत्ता ये हो सकता है कि कार और जीप को इस तरह आड़ में खड़ी करें ताकि जॉर्डन जब कार से उतरकर जीप में जाए तो तनवीर और सफदर आड़ लेकर जीप से कार में अकबी तरफ से दाखिल हो जाएं। वो चला जाएगा और फिर आगे कार्रवाई मुकम्मल होगी, इमरान ने कहा। चलो, ऐसे ही सही, सफदर ने कहा और फिर सब ने और कोई चाराकार न देखते हुए इस तजवीज़ की हमायत कर दी। थोड़ी देर तक वो अपनी प्लानिंग पर डिस्कस करते रहे और फिर वो सब जाने के लिए तैयार हो गए। उनके चेहरों पर अज़म था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।